नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे अपना अगला लेक्चर। धीरे धीरे हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए, इस कैटेगरी के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। जो हमने पीछे बॉस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टडी किया, और उस लॉ को अगर मैं कंटेक्स्ट में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने बात की कि जो पार्टिकल्स बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं उनको हम बोसोन्स बोलते हैं। इसके बाद आगे आएगी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल की, जो उसको फॉलो करेंगे उनको हम फर्मियोन्स बोलेंगे। तो हमने उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस डिस्कस की अपने पिछले लेक्चर के अंदर। आई डिस्कस्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इन वेरी डिटेल। तो जिन लोगों को नहीं पता ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, तो वो जाइए यूट्यूब की सर्च ऑप्शन के अंदर, वहाँ पर टाइप कीजिए क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। लेक्चर नंबर ये 4th है, वो वाला लेक्चर नंबर 3rd है। डॉक्टर दिव्य ज्योति चावला आप आ जाएगा लेक्चर निकल के, आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सो ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से अपीयर हो जाता है। Sometimes it is asked derive the expression for Planck's distribution law. Sometimes it is asked derive the expression for energy density from a black body. Energy density emitted from a black body. हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एमिट करती है, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो एमिट भी करती है। तो जिन रेडिएशंस को उसने एमिट किया, वो कितनी रेडिएशंस एक पर्टिकुलर बॉडी एमिट कर पा रही है, हमने ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये जो प्लैंक महाशय थे, इन्होंने मैथमेटिकली एक बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन हमें दी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी अपीयर हो सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोटोन गैसेस, कि फोटोन को अगर हम गैस माने तब कैसे होगा। तो आई एम गोइंग टू डिराइव प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर फोटोन गैस। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरीके से जैसे हम अपने सारे टॉपिक्स करते आए हैं, हम पहले अजम्पशंस लिखते आए हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अजम्पशंस। सबसे पहली बात मैं ब्लैक बॉडी से ही शुरू करूंगी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कैन बी ट्रीटेड एज नॉन इंटरैक्टिंग गैस ऑफ फोटोन। आई कैन से अजम्पशंस, छोटा सा मैंने फ्लावर बना के रखा है ताकि बोरियत ना फील हो, एस्थेटिक एस्पेक्ट आ जाए, क्योंकि हम बहुत डीप चले आए हैं अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की दुनिया में। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कैन बी ट्रीटेड एज फोटोन गैस, कि जितनी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनको फोटोन गैस बोला जा सकता है। अब फोटोन गैस कौन सी चीज़ होती है, ये क्या बला है? तो इसके लिए देखिए क्या चीज़ है कि हम लोगों को ये पता है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हम किसी को गैस क्यों बोलते हैं? व्हाट इज़ द गैस? गैस क्या होती है? अब आप कहेंगे जी कि इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होती, इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो ये बच्चों वाली डेफिनेशंस देनी छोड़िए अब। तो देखिए, गैस उन पार्टिकल्स, उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को बोला जाता है विच आर नॉन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, जिनके आपस में इंटरैक्शन जो है वो ना के बराबर हो। पार्टिकल्स इधर उधर रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप एक क्लास के अंदर है, वहाँ पे टीचर नहीं है, तो टीचर नहीं है और टीचर बाहर है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी धुन में इधर उधर चला जा रहा है, तो मैं कहूँगी स्टूडेंट गैस है। बिल्कुल। तो गैस मीन्स एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी दूर दूर हैं कि वे एक मूवमेंट तो कर ही जा रहे हैं, वो पार्टिकल्स दे आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन बट नॉन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम हैपन इन ब्लैक बॉडी। मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी के अंदर हमने लाइट एंटर करवाई, इतने सारे ढेर सारे फोटोन्स हमने इकट्ठे कर लिए। अब कोई फोटोन बेचारा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, फिर वही चीज़ इधर चला, मैं उधर चला, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो किसी की कोई डायरेक्शन नहीं है और एक दूसरे के साथ उनकी कोई इंटरैक्शन नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? फोटोन गैस। फोटोन गैस के बाद अगला अगर मैं बात करूं तो फोटोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। सो इन सेकेंड पॉइंट आई कैन से कि रेस्ट मास ऑफ दीज फोटोन्स इज ज़ीरो। इन फोटोन्स का जो मास है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ज़ीरो।
मतलब वैसे तो हमें पता है कि फोटॉन्स कभी रेस्ट पे आते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी हमने इन्हें रेस्ट पे ले आया, अगर हम कभी इनको ले पाए हैं, हम रेस्ट पे ला पाएंगे इन फ्यूचर, तो वो रेस्ट मास हमें ज़ीरो फील होगा। अब लाइट हमारे ऊपर गिरती है तो हमें मास थोड़ी ना फील होता है, ऐसे थोड़ी लगता है कि ओले गिर रहे हैं हमारे ऊपर ना। सो रेस्ट मास जो फोटोन का है दैट इज़ ज़ीरो। अनदर थिंग आई कैन से कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर इनसाइड द कंटेनर दे कीप ऑन चेंजिंग। अब मैंने ब्लैक बॉडी के अंदर फोटोन्स को नॉन इंटरैक्टिंग तो मान लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 फोटोन्स हैं तो वो 10 ही रहेंगे, क्योंकि हमने फेरिस ब्लैक बॉडी डिस्कस की, अंदर लाइट एंटर करी, अंदर वाली एक सरफेस पे टकराई, वहाँ पे फिर दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, दूसरी एंटर करेगी, टकराई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, अलग 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 जगहों पे। तो हो सकता है एक फोटोन 2 कोलिजन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है 3 के अंदर, हो सकता है 4 के अंदर, हो सकता है एक नया फोटोन जनरेट हो जाए जब उसका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो उस पर्टिकुलर सिस्टम का। सो नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड अ कंटेनर आर वेरी लार्ज एंड दे कीप ऑन चेंजिंग, मतलब कांस्टेंट है जो वो नहीं है। हाँ, उनकी जो सिस्टम की जो एनर्जी है ओवरऑल दैट आई कैन से कि वो कांस्टेंट रहेगी, बट इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। आई कैन से कि जो फोटोन्स हैं, द फोटोन्स कीप ऑन मूविंग इनसाइड कंटेनर और ब्लैक बॉडी। हमने जो ब्लैक बॉडी ली है, जो कंटेनर माना है, तो जो भी कंटेनर आपने कंसीडर किया है या ब्लैक बॉडी वट एवर इज इट, तो उसके अंदर क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं एंड कीप ऑन कोलाइडिंग with the walls of the container. During those collisions they will keep on exchanging energy, so their energy may change. तो एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी चेंज हो सकती है, बट उस कंटेनर की, देखो आपने, अब हमें पता है कि उस ब्लैक बॉडी के साथ टकरा के फोटोन ने अपनी एनर्जी उसको इम्पार्ट कर दी। वो एनर्जी चली किसके पास गई, ब्लैक बॉडी के पास। हमने बीच वाली एयर जो डबल वॉल्ड के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एयर थी, वो एयर तो हमने रिमूव कर दी कि कहीं से कोई हीट ना बाहर निकले, कुछ ना हो, जितनी एनर्जी अंदर है वो अंदर ही रहेगी। सो ओवरऑल एनर्जी टोटल सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज, बट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम will be constant, it will be constant। ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो हमने पीछे किया है, जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन लॉज है, इवन वो साइंसियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, हमने वहाँ बात की कि यू आई डी एन आई इज इक्वल टू 1 to k, इट वाज 0, क्योंकि जो यू एन आई था वो क्या था, कांस्टेंट था। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी रहेगी, मतलब जो बीटा लैग्रेंजियन हमें अननोन मल्टीप्लायर लेके आना था वो रहेगा, बीटा बाहर यहाँ से नहीं निकला। लेकिन जो फोटोन्स हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, दोज विल कीप ऑन चेंजिंग। सो नंबर ऑफ फोटोन्स आर नॉट कांस्टेंट हेयर। अभी हमने बात की कि दीवारों के साथ टकराएंगे, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, फोटो रिलीज हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ फोटोन्स आर नॉट कांस्टेंट, they can be absorbed, they can be released. So summation I is equal to 1 to k, dni is not equal to 0 here। कहने का मतलब है कि जो अल्फा अननोन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर था वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अल्फा हमारी एक्सप्रेशन से गायब हो गया। बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को कि चलो एक चीज़ तो हटी रास्ते से, डेफिनेटली ईजी हो गया सिस्टम हमारा इसकी वजह से, जो मैथमेटिक्स है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फोटोन्स हैव इंटेग्रल स्पिन, इनकी स्पिन क्या होती है, इंटेग्रल स्पिन होती है। आप लोगों ने क्वांटम फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा स्पिन का कॉन्सेप्ट। नहीं पढ़ा है, नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेग्रल स्पिन, हाफ इंटेग्रल स्पिन। ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका भी एक लेक्चर ले आऊँगी, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत है, या आप लोगों को मे भी पता होगा। आई expect this thing. So photons have integral spin, so they are called bosons. That is why we term them bosons, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, bosons बोलते हैं। एनर्जी हमने कहा कांस्टेंट हो गई। इसके साथ साथ देखिए कि एक इंडिविजुअल फोटोन की जो एनर्जी है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैंक महाशय ने कहा कि भैया ये न्यू होगी, और अगर आपके पास n फोटोन्स है तो ये एनर्जी हो जाएगी NH न्यू। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक इन दिस पॉइंट वी कैन राइट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डिस्क्रीट इन नेचर, और एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज डिस्क्रीट इन नेचर,
और एनर्जी एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी एंड द स्मॉलेस्ट बंडल इज कॉल्ड फोटोन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छे से पता है। तो इन अजम्पशंस के बेस पे अब हम आगे चलेंगे। डेरिवेशन पार्ट पे की अगर मैं बात करूं, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव करने की बात करें तो जो पिछला सेकंड लेक्चर रहा है क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, जिसके अंदर हमने बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव किया, तो आपको यही अजम्पशंस के बाद वो सारी डेरिवेशन दोबारा से करनी होती है अगर एग्जामिनेशन में प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव करना आ जाए तो। अदरवाइज क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में एक एक स्टेप सॉल्व करके आ चुकी हूँ, सो आई विल नॉट गो इनटू दोज डीपर डिटेल्स। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा रिकैप्चुलेट करवा के उन स्टेप्स पे ले आऊँगी। याद कीजिए हमने कहाँ से शुरू किया था, W से। W किसके इक्वल था, पाई I इज इक्वल टू 1 to k ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल। मैंने बड़ी डिटेल में वहाँ पे ये समझाया है कि इसका मीनिंग क्या है, ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर हमने इसका log w लिया, d log w डेरिवेटिव किया, इक्वल टू 0 किया एंड वी रीच टू एन इक्वेशन log ni प्लस gi माइनस log ni dni समीशन i 1 to k इक्वल टू 0। इस रिजल्ट पे हम पहुंचे थे, तो आप लोग उस लेक्चर में जाके उसको देख लीजिए, वो सारी डेरिवेशन आपको यहाँ दोबारा करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करते थे हम, यहाँ पे हम अल्फा और बीटा को इंट्रोड्यूस करवाते थे एक्सप्रेशंस के अंदर। यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा सो ओनली बीटा आ जाएगा। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ डायरेक्ट स्टेप लिख दे रही हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वहाँ हमने डिटेल में किया है। सो ni प्लस gi, अब अल्फा नहीं रहेगा पिक्चर के अंदर, माइनस लॉग ni माइनस बीटा ui और dni हमने सब में से बाहर ले लिया, इक्वल टू 0। फिर हम कहते थे कि ये फैक्टर जो है ये इक्वल टू 0 तब रहेगा जब ये ब्रैकेट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है दिस विल बी इक्वल टू 0। सो log ni प्लस gi, इसको मैं इसके नीचे ले आऊँ log a अपॉन b, और इसको मैं उधर ले जाती हूँ, इट विल बी बेटा इंटू यू। जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया था, एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी वही चल रही है। दोनों साइड्स आप एंटी लॉग लेंगे, ni बाई जी आई अपॉन ni इज इक्वल टू ई रेज टू पावर बीटा यू आई। फिर हमने यहाँ पे 1 प्लस जी आई बाई ni फाइंड आउट किया, इट वाज बीटा यू आई। उसके बाद ये क्या आया था, जी आई अपॉन ni इज इक्वल टू ई रेज टू पावर बीटा यू आई माइनस 1, और ni बाई जी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर बीटा यू आई माइनस 1। ऑक्यूपेशन इंडेक्स फॉर प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फोटोन गैस के लिए ये है, और फोटोन्स के अलावा जितने बोजोन्स हैं उन सब के लिए वो था जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब हमारी कहानी को हमें आगे चलाना है इस एक्सप्रेशन से। वही स्ट्रैटेजी है जो हम पीछे भी करके आए हैं। हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स यहाँ से शुरू करके डिराइव किया था। उसके अंदर हमने अल्फा कैलकुलेट किया, हमने बीटा कैलकुलेट किया। अल्फा की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बीटा हम वहाँ पर क्या किया है कि तीनों स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए सेम रहेगा, सो इट वाज 1 अपॉन kt। तो मैं बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करवा देती हूँ फ्रॉम दैट वेरी इनिशियल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे ni इज इक्वल टू जी आई अपॉन, मैंने जी आई भी उधर ले लिया, ई रेज टू पावर यू आई अपॉन kt माइनस 1। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई है, तो मैं इस एक्सप्रेशन से अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगी और उसी स्ट्रैटेजी से बढ़ाऊंगी जैसे हम पीछे करके आए हैं। यहाँ हमें रेडिएशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। रेडिएशन डेंसिटी मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी अपॉन डायमेंशन। नंबर डेंसिटी है तो नंबर अपॉन डायमेंशन, मास डेंसिटी है तो मास अपॉन डायमेंशन, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी अपॉन डायमेंशन। सिंस माई सिस्टम इज 3D सिस्टम, तो वो डायमेंशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। 2D हुआ तो एरिया, 1D हुआ तो लेंथ। तो हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी पर यूनिट लेंथ। और एनर्जी फोटोन भाई साहब ने फोटोन कहाँ से भाई साहब हुए, जो प्लैंक महाशय थे उन्होंने क्या कहा था कि E वाज इक्वल टू एच न्यू, इट मीन्स इट इज़ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो मेरे पास ये जो एन न्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होने चाहिए। इसका मतलब हमें इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लेकर जाना है। तो मैं जो ये वाला U है, अगर मैं इसको कहूँ कि ith कंपार्टमेंट के अंदर एक फोटोन की एनर्जी U है, वो एनर्जी U क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी। तो मैं इसको एच न्यू अगर पुट करवा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू जी अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन kt माइनस 1।
तो इसका मतलब क्या है, दिस एक्सपोनेंशियल विल डिसाइड कि ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। सेल्स जो हैं वो मैंने किसकी ली है, मैंने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि मोमेंटम को किया है कि एनर्जी को किया है। अब नेचुरली यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो मैंने जो इंटरवल्स बनाए वो फ्रीक्वेंसी के इंटरवल्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा न्यू और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंटरवल के अंदर हो जाएंगे। तो ये हो गया एन न्यू इज इक्वल टू जी न्यू अपॉन दिस। अब मैं कह रही हूँ कि यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल आप कंसीडर कीजिए। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर अ यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल हैविंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। तो इसकी फ्रीक्वेंसी विड्थ कितनी हुई, डी न्यू। इस डी न्यू विड्थ के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एक के अंदर है न्यू, डी न्यू के अंदर कितने हो जाएंगे, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू जी न्यू डी न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। मान लीजिए ये है एक्सप्रेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जब तक मैं इस जी न्यू डी न्यू की वैल्यू पुट नहीं करवा देती मेरा काम नहीं चलने वाला आगे। अब आप कहेंगे कि जी न्यू डी न्यू कैसे निकालेंगे, तो भैया हमने मोमेंटम तो कर रखा है, हमने जीपीडीपी तो निकाल रखा है, हम वापस जाते हैं अपने उसी पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस के ऊपर। सो वहाँ पे याद कीजिए हमने जीपीडीपी कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर मोमेंटम इंटरवल। तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ, आप लोगों को वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा दोबारा जो हम पीछे करके आए हैं। तो ये किसके इक्वल था, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, dpx, dpy, dpz और h क्यूब वॉल्यूम ऑफ वन सेल। वहाँ पे हमारे ऊपर कोई लिमिट नहीं थी क्लासिकल स्टैट में, इसको वॉल्यूम को कितना भी कंसीडर करें। अब हमारे पास लिमिट है कि मिनिमम साइज h क्यूब ही होना चाहिए। वहाँ पे हमने अपनी मर्जी से h क्यूब माना था, यहाँ हमारे से ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है h क्यूब। सो एच जी पी डी पी इज इक्वल टू इसके इक्वल हो गया। ये जो पोजिशन स्पेस का वॉल्यूम है ये हमें पता है v होता है, एंड दिस इज डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन एच क्यूब। ये किसके इक्वल है, जी पी डी पी के इक्वल है। फिर याद कीजिए वहाँ पर हमने क्या किया, हमने पोजीशन स्पेस कंसीडर किया। अगर किसी को याद नहीं है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स वाला आप लेक्चर खोलिए, उसको देखिए और फिर वापस से यहाँ आ जाइए। वहाँ पर हमने एक छोटी सी मोमेंटम शेल कंसीडर की जिसका रेडियस p था, जिसकी थिकनेस dp थी। हमने कहा कि भैया इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम होगा वही यहाँ पर वॉल्यूम हम कह देंगे कि है। अब इसका वॉल्यूम, शेल का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द शेल इनटू थिकनेस। एरिया हो गया 4 पाई, एरिया हो गया 4 पाई p स्क्वायर, थिकनेस हो गई dp। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल डिवाइडेड बाय h क्यूब। तो हमारे पास देखिए जो gp dp आया, दिस gp dp इज इक्वल टू 4 पाई v p स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। ये एच क्यूब आपको पता है, ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। लेकिन मुझे तो चाहिए जी न्यू, पहली बात तो ये है, ये तो जी पी डी पी है। अब p का हमें फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप लेना है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चल रही है, तो यहाँ पे रोल आया आइंस्टाइन भाई साहब का, कि मैथमेटिशियन की हेल्प लेनी पड़ी एक फिजिस्ट को। तो वो देखिए वो हेल्प क्या थी, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दे रखी है एनर्जी की, U इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भली भांति इस इक्वेशन के बारे में पता है क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये इक्वेशन डिराइव की जाती है। अगर किसी को नहीं पता तो गो बैक टू माई लेक्चर्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सॉल्यूशन सारे हैं, भागने कहीं नहीं दूंगी आपको। तो देखिए अब मैं इसको फोटोन के ऊपर अगर इंप्लीमेंट करूँ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, तो इस इक्वेशन को सपोज इक्वेशन नंबर मैंने 2 कह दिया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, तो p स्क्वायर सी स्क्वायर रूट यहाँ से u इज इक्वल टू पी सी और p इज इक्वल टू u बाई सी। u एनर्जी है मुझे पता है एक फोटोन की, और ये मुझे पता है किसके इक्वल होती है, h न्यू के ऊपर। सो p मेरे पास किसके इक्वल आ गया, h न्यू अपॉन c। हमें p और dp दोनों की वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। सो dp विल बी इक्वल टू h अपॉन c डी न्यू। dp की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करवाइए, फिर उसको बाद इसको यहाँ पे ले जाइए। तो मैं इधर आ जाती हूँ, इस एक्सप्रेशन को भी मैं इरेज नहीं करूँगी बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको हम नहीं हटाएंगे यहाँ से। तो देखिए मैंने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पुट करवाई। सो जी पी डी पी इट इज़ इक्वल टू 4 पाई v p स्क्वायर, p की जगह मुझे पुट करना है h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर।
एंड dp फिर से किसके इक्वल है, h अपॉन c d न्यू, और एक h क्यूब हमारे नीचे भी पड़े हुए थे। तो अब देखिए GPDP, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी आ गई है, अब हम इसे GPDP नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे G न्यू D न्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें सिर्फ ये बताती है कि इंटरवल कौन सा है और फंक्शन किसका है। जब राइट हैंड साइड में सारा P हट चुका है, न्यू आ गया है, इट मीन्स हम ये बता रहे हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन, तो इधर G न्यू D न्यू बन जाएगा। हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो आ गया। अब देखिए h स्क्वायर एंड h, ये h क्यूब बन गया, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आया, 4 पाई v न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आई जी न्यू डी न्यू की। नाउ प्रॉब्लम इज कि ये एक सिस्टम के लिए है वैल्यू, बहुत सारे फोटोन्स अंदर प्रेजेंट है, अगर मैं उनको एक मानती हूँ, बट वी नो दैट फोटोन्स मतलब लाइट, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए दो डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, दो डायरेक्शंस में वो जा सकता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि फोटोन्स कैन रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस, लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन, राइट हैंडेड पोलराइजेशन। अब उस ब्लैक बॉडी के अंदर मुझे नहीं पता कि ये लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड को मैं पहचान सकती हूँ कि ये लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड वालों को आपस में नहीं पहचाना जा सकता, राइट हैंडेड वालों को आपस में नहीं पहचाना जा सकता। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट अ ब्लैक बॉडी सिस्टम कैन बी कंपोज्ड ऑफ टू सब सिस्टम्स, वन इज ऑफ लेफ्ट हैंडेड फोटोन्स एंड अनदर इज ऑफ राइट हैंडेड फोटोन्स। और हमने कैलकुलेशन की है एक के लिए, अंदर सिस्टम प्रेजेंट है दो, तो उन दोनों के लिए अगर मुझे वैल्यू चाहिए जी न्यू की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। सो आई विल गेट द एक्सप्रेशन जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। ये मेरे पास जी न्यू डी न्यू आया है, जिसे मुझे इस एक्सप्रेशन 1 के अंदर एन न्यू डी न्यू के अंदर सब्सटीट्यूट करना है। सो अब हम इसको इसके अंदर पुट करवा देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो यू विल से पुट 3 इन 1, तो हमारे पास एन न्यू डी न्यू किसके इक्वल आएगा, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू पुट करवाइए, 8 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये हमारे पास एन न्यू डी न्यू आया, बट दिस इज नॉट आवर रिजल्ट। हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या होगा। अब मैं इसको इरेज कर सकती हूँ बिकॉज मैंने इससे अपना काम ले लिया है। काम लेते जाओ, इक्वेशंस को साइड पे करते जाओ, तो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। इट विल बी ई न्यू डी न्यू से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी कि डी न्यू इंटरवल के लिए ये एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन ये होगी किसके इक्वल, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी सिस्टम की टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास, एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, और जितने फोटोन्स हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दें। फोटोन्स कितने हैं, एन न्यू डी न्यू उस फ्रीक्वेंसी इंटरवल के अंदर, ये नंबर ऑफ फोटोन्स हो गए, एक फोटोन की एनर्जी हो गई, हमें क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी। तो यहाँ से अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे पास ई न्यू डी न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आप इसको पुट कीजिए, इट विल बी एन न्यू डी न्यू की वैल्यू 8 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू, उसके बाद फिर से एच न्यू डिवाइडेड बाय वी सी क्यूब ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। वी से वी मर गया, यहाँ न्यू स्क्वायर यहाँ न्यू, ये बन गया क्यूब। तो देखिए अब जो एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास, लेट मी राइट इट ऑन राइट हैंड साइड, स्टेप बाय स्टेप मैं करती जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू क्यूब एच डी न्यू, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद नीचे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज सी क्यूब ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। This is formula for energy density, और I can say this is basically Planck's radiation law कि इतनी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी इंटरवल के अंदर एक ब्लैक बॉडी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी।
अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये फॉर्म नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, मुझे तो वेवलेंथ की फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए। अब जैसे घर पे मम्मियाँ आपको सपोज उन्होंने दाल बना दी है ना, सपोज उन्होंने आपको मूंग की दाल बना दी, आप कहें जी नहीं मुझे तो छोले की दाल खानी थी, मुझे तो चने की दाल खानी थी, तो वो जो आदत होती है चेंज करवाने की, अब कोई वहाँ पे बैठा हो आपके जैसा मेरे जैसा, कोई कहे जी ये क्या बात हुई फ्रीक्वेंसी, मुझे तो वेवलेंथ आती है, मुझे तो फॉर्मूला वेवलेंथ की फॉर्म में चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है? कन्वर्ट दिस, न्यू इज इक्वल टू हमें पता है सी अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ से जो हमारे पास न्यू है वो सी अपॉन लैम्डा है, यहाँ से न्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट करवाइए, इसका डेरिवेटिव कीजिए, डी न्यू अपॉन डी लैम्डा क्या बन जाएगा? -1 अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा, और आई कैन से डी न्यू इज इक्वल टू -c बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये वाली वैल्यू डी न्यू की, ये वाली वैल्यू न्यू की, इसमें पुट करवाओ भाई और फाइंड आउट योर फॉर्मूला। मैं तो यही कहूँगी आपको कि करो पुट और ले लो। आपके मदर कहेंगे कि मैंने तो बना दिया ये एक दाल, जिसको चाहिए जाओ किचन में और बनाओ, तो क्या प्रॉब्लम है, आधी चीज़ तो बनी पड़ी है। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे ई लैम्डा डी लैम्डा बन जाएगा, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये इसका फंक्शन है। आप एफ ऑफ एक्स लिखते हैं मैथमेटिक्स में, दिस एफ इज फंक्शन ऑफ दिस एक्स, तो इसका तो सिर्फ इतना ही मकसद है। डी लैम्डा हो गया इंटरवल 8 पाई, न्यू की वैल्यू पुट करवाइए सी क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, न्यू की वैल्यू पुट हो गई, एच डी न्यू की वैल्यू भी पुट करवाइए, माइनस माइनस में आगे ले जाती हूँ, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा पुट हो गया। अब नीचे वाला सामान सारा वैसा का वैसा रख लीजिए, सी क्यूब ई रेज टू पावर, यहाँ पे भी हमें पुट करवाना पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। अब देखिए क्या क्या चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रही हैं, सी क्यूब से सी क्यूब, इट इज़ कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद a general formula E lambda d lambda is equal to -8 pi hc d lambda upon lambda 5 e raised to power hc upon lambda kt -1। ये हमारे पास आ गया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। नेगेटिव साइन जो है ये जस्ट शो करता है कि डिक्रीमेंट की तरफ, जैसे हमने उसके अंदर किया था, दिस नेगेटिव साइन शोज, जो हमने ग्राफ किया है कि जो एनर्जी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हमारा जो ग्राफ जा रहा था पिछले लेक्चर के अंदर वो कुछ इस तरीके से था, टेम्परेचर बढ़ाते ही एनर्जी बढ़ जाती है और वेवलेंथ नीचे 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 शिफ्ट होती जा रही है। सो नेगेटिव साइन इसको डिनोट करता है कि विद इंक्रीज इन वेवलेंथ एनर्जी विल डिक्रीज। तो अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटा दूँ, इसको ई लैम्डा डी लैम्डा मॉडलस लिखूँ, तो हमारे पास क्या आएगा 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा पावर 5 ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। वी कॉल इट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अब ये कैसे यूटिलाइज होता है, किस तरीके से काम करता है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।